गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? व्हाट्स अप पीपल? सबसे पहले कंफर्म कर दो कि मेरी आवाज सबको आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवाइज कर रहे हैं और चैप्टर 4 हमारा पूरा हो चुका था। यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका बिजनेस साइकिल है। इट्स अ वेरी गुड चैप्टर। ठीक है, तो बिजनेस साइकिल को मैं आपको बताऊं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये टाइम कम लेता है और अच्छा खासा वेटेज है। अगर ये 4 से 5 मार्क्स का आता है तो अच्छा खासा वेटेज भी ले। ठीक है, और ये हम डिवाइस करेंगे अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे में। तो अगले 1.5 से 2 घंटे में मैं कोशिश करूंगा कि बिजनेस साइकिल्स में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। एवरीबडी, हाँ जी, शैल वी स्टार्ट। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास ये नोट्स है, अगर आपने क्लासेस ली थी तो ऑब्वियसली बात है ये नोट्स आपने बनाए होंगे। अगर ये नोट्स है, परफेक्ट, फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, स्टडी मैट है, जो भी आपके पास है, right, ठीक है। आप आराम से बस सुनो, कुछ नहीं करना। स्क्रीन पे देखना है, स्क्रीन पे देखो, आराम से सुनने का है आपको। पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अगर हम बात करें बिजनेस साइकिल्स की, तो क्या मतलब था इसका बिजनेस साइकिल्स का? साइकिल्स का यहाँ पे मतलब होता है सर फ्लक्चुएशंस, है ना। अच्छे दिन बुरे दिन, कि सर बिजनेस में कुछ अच्छे दिन आते हैं, कुछ बुरे दिन आते हैं। तो हम वही पढ़ने वाले हैं कि सर अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में जो हमारे बिजनेसेस हैं उसमें कुछ अच्छे दिन आएंगे, कुछ बुरे दिन आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट, अगर मान लो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो हम ग्रो कर रहे हैं, जब हम ऊपर 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 चल रहे हैं, इसका मतलब हम ग्रो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। कि जब हमारे बिजनेस सारे के सारे एक्सपैंड कर रहे हैं, विच मीन्स कि सर डिमांड बहुत अच्छी है, सप्लाई भी है ना, पैसा भी कमा रहे हैं, कंज्यूमर भी खुश है, प्रोड्यूसर भी खुश है। तो ऑब्वियसली बात है, इसके बारे में पढ़ेंगे तो एक्सपेंशन होता है। लेकिन ये बात तो सच है कि हमेशा हम ग्रो नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। बिजनेसेस हमेशा ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि अनलिमिटेड सप्लाई हम कर सकते हैं, नहीं। डिमांड बेशक आपकी ज्यादा हो सकती है लेकिन अनलिमिटेड सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम पीक पे पहुंच जाते हैं, पहाड़ों की चोटी पे पहुंचेंगे, यस सर यस। और उसके बाद नीचे खाई ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा सर? कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके बाद क्या होंगे, मतलब डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, राइट। इकोनॉमी हमारी नीचे चली जाती है, नीचे चली जाती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। और आता है गड्ढा। गड्ढा मतलब सर आपका जो बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट होता है, वो लोवेस्ट पॉइंट आपका क्या है? लोवेस्ट पॉइंट आपका ट्रफ, जिसको हम डिप्रेशन भी बोलते हैं। कि भाई इसके नीचे कुछ नहीं है, ये सबसे नीचे लोवेस्ट पॉइंट हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सही। लेकिन अरे हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, यहाँ पे रिकवरी बोलते हैं। कि आपका ट्रफ आ चुका है, आपका डिप्रेशन आ चुका है, लेकिन इसके बाद हम रिकवर करेंगे, हम खड़े होंगे, हम उठेंगे, हम दोबारा से लड़ेंगे, रिकवरी करेंगे। राइट, रिकवरी आपका एक्सपेंशन ही है, हाँ, लेकिन क्योंकि वो ट्रफ के बाद आपका हो रहा है तो उसको हम रिकवरी बोल देते हैं। तो ये जितने भी हमने फेजेस पढ़े, मोटे मोटे 4 फेज हमने पढ़े, पांचवा आपका रिकवरी हो गया। एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। इन सब में इकोनॉमी में होता क्या है, राइट। इकोनॉमी में हमको क्या देखने को मिलता है कि भाई एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, पीक में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, ट्रफ में कैसा हो रहा है, रिकवरी कैसे होती है, मैं पीक के बाद हाँ जी कॉन्ट्रैक्शन में क्यों जाता हूं। ये सब हमको पढ़ना है। तो देखो क्या बोलता है, रिदमिक फ्लक्चुएशन। रिदमिक का मतलब क्या है कि रिदम है। एक्सपेंशन के बाद पीक, पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन, रिदम है, रिदम है, रिदम फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब सर आपके पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, सिंगल बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे। ठीक है, दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड बिजनेस साइकिल एंड ट्रेड साइकिल्स। ओके, अब ट्रेड साइकिल्स में 2 पीरियड होते हैं, एक अच्छे दिन, एक बुरे दिन, मतलब गुड ट्रेड, बैड ट्रेड। गुड ट्रेड का मतलब क्या होता है? अच्छे दिन, सर जहां पे आपकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है। डिमांड भी ज्यादा, सप्लाई भी ज्यादा है। देखो डिमांड ज्यादा क्यों होगी? लोगों के पास पैसे हैं, कंज्यूमर्स के पास, इंडिविजुअल्स के पास, हाँ जी, लोगों के पास पैसे हैं तो वो डिमांड कर रहे हैं। जब वो डिमांड कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर उसकी सप्लाई कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, हाँ। प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जैसे कि हम सबको पता है कि इन्फ्लेशन जो है ना वो मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट का मतलब कि धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, राइट। प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं हो सकती। देखो ये फैक्ट है कि डिमांड आपकी ज्यादा ग्रो कर सकती है लेकिन सप्लाई अपने हिसाब से ग्रो करती है, क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन होना है। ठीक है, सप्लाई में आपको रिसोर्सेज चाहिए और रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, तो डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, इसलिए यहाँ पे राइजिंग प्राइसेस होते हैं। लो अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कम है क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है ना। जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, बिल्कुल सही बात है, सिंपल। बैड ट्रेड का मतलब होता है बुरे दिन, और बुरे दिन क्यों है? क्योंकि डिमांड नहीं है।
डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है। जो डिमांड नहीं होती तो सप्लाई भी नहीं होती, तो आपकी सप्लाई भी कम हो जाती है। जब सप्लाई कम हो जाती है तो फॉलिंग प्राइसेस। देखो प्राइस कब फॉल होते हैं? जब बेचना चाह रहे हैं लेकिन बिक नहीं रहा, सप्लाई आपकी ज्यादा है थोड़ी सी, डिमांड आपकी बिल्कुल भी नहीं है, तो प्राइसेस गिरते हैं कि भाई सस्ता में परचेज कर लो, फॉलिंग प्राइसेस। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता है। देखो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना आपका एम्प्लॉयमेंट होगा, राइट? ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी कम है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। ये हमारी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो है वो रिकरेंट होती है। मतलब सर कि ऐसा नहीं है कि साल में एक बार आया फिर खत्म, नहीं। रिकरेंट का मतलब ये होता है कि भाई ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एक्सपेंशन आएगा, हाँ पीक आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर दोबारा से उठेंगे, फिर दोबारा आएगा, तो ये चलता रहता है। हाँ जी, ये चलता रहता है अगर पीरियोडिकली। पीरियोडिकली का मतलब ये नहीं है कि हर महीने सेम होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि सीजन की तरह है कि सर जनवरी से हाँ फरवरी ठंड का मौसम है तो यहाँ पे एक्सपेंशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई फिक्स मंथ नहीं होता है, फिक्स इंटरवल्स नहीं होते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती है। लेकिन पीरियोडिकली का मतलब ये होता है कि सर ये आएंगे, ये सीजन की तरह आएंगे लेकिन फिक्स इंटरवल्स पे नहीं आते हैं। नॉट एट रेगुलर इंटरवल्स। इनकी लेंथ सेम नहीं होती। लेंथ का मतलब कि 3 महीने 6 महीने का नहीं है। ऐसा नहीं होता कि पिछले साल कॉन्ट्रैक्शन 2 महीने का था तो इस साल भी 2 महीने का होगा, ऐसा नहीं होता है। रिकरेंट का मतलब बार बार होते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे, विच इज फेजेस। जो हमारे हमारे सर हमारे जो बिजनेस साइकिल्स के फेजेस हैं, ठीक है, वो 4 फेज मेन है। एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, रिकवरी भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, इस चार्ट से हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंशन में क्या होता है? एक्सपेंशन में हमारा जीडीपी बढ़ रहा होता है। जीडीपी का मतलब क्या होता है? कि भाई ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। अब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। जब ज्यादा लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए लेबर चाहिए, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो मतलब सर उनके जेब में पैसा भी जाता है, तो लोगों के पास पैसा भी होता है। कंज्यूमर्स के पास इनकम होती है, तो कंज्यूमर की इनकम भी बढ़ती है। जब कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ेगी तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, तो इसका मतलब डिमांड भी बढ़ रही है। अब ये सबसे परफेक्ट सिचुएशन है कि सर जीडीपी बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा। जब डिमांड बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर्स और सप्लाई करेंगे और सप्लाई बढ़ेगा, राइट? तो वो और फैक्ट्री सेटअप करेंगे और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स होगा और मशीनरी परचेज होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर डिमांड भी बढ़ रही है और साथ साथ मैं सप्लाई भी बढ़ाऊंगा तो मेरे को प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। भाई ज्यादा बिक रहा है, बिल्कुल सही। और क्योंकि डिमांड बढ़ रही होती है तो आपके प्राइसेस भी थोड़े थोड़े इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो हमारे लिए तो फायदे की बात है, प्रोड्यूसर्स के लिए तो फायदे की बात है, तो प्रॉफिट बढ़ रहा होता है। और स्टॉक प्राइसेस, देखो जो आपके स्टॉक प्राइसेस होते हैं वो आपके बिजनेस का इंडिकेशन है। अगर आप ज्यादा अच्छा करोगे, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो आपकी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। एवरीबडी ये सुनो, अब मुझे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करनी है सर, मुझे अपना सप्लाई बढ़ाना है, उसके लिए मैं बैंक से लोन भी लूंगा, तो बैंक के क्रेडिट्स बढ़ते हैं। बैंक क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जो बैंक लोन देता है, तो यहाँ पे बैंक भी प्रॉफिट में होता है, बैंक भी बढ़ता है, बैंक भी ग्रो करता है। ये आपका एक्सपेंशन में होता है कि गुडी गुडी डेज, सब बढ़िया बढ़िया, मजा ही आ गया सर। हाँ, ऐसे दिन रुकने ही नहीं चाहिए, लेकिन रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? पढ़ेंगे अभी। तो क्या बोलता है? दिस स्टेज कॉन्टिन्यूज। जो हमने ये स्टेज पढ़ी, ये चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है टिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सर प्रॉब्लम आती है कि हम सप्लाई को लिमिटेड ही इंक्रीज कर सकते हैं, हम प्रोडक्शन लिमिटेड ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज, हमारे इनपुट्स, अब लेबर तो लिमिटेड है, रॉ मटेरियल्स तो लिमिटेड ही है। हाँ जी, तो क्या बोला कि ये स्टेज चलता रहेगा, ये साइकिल चलती रहेगी, ये फेज हमारा चलता रहेगा टिल देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एक बार रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड हो गए तो इसका मतलब अब उसके बाद आप सप्लाई ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, आपका प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पे है। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। अब ये होती है सर एक तो वॉलेंट्री, एक इनवॉलेंट्री, राइट? वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, मेरे को काम नहीं करना, ये मेरी मर्जी है। अरे बहुत पैसा अपने पास, क्यों करेंगे काम, आराम से बैठेंगे ना भाई। ये सुनो, आप लोग सीए कर रहे हो, सीए कर रहे हो तो सीए में बहुत पैसा कमाओगे, हाँ, तुम्हारे बच्चे काम नहीं करेंगे ठीक है, बात समझ रहे हो? तो क्या करेंगे? आराम से बैठ के ऐश करेंगे। इसका मतलब क्या है? वो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड है, वो काम नहीं करना चाहता। इनवॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? इनवॉलेंटरी का मतलब कि मेरे को काम करना है लेकिन मिल नहीं रहा, मेरा मन है काम करने का लेकिन मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मर्जी से नहीं हूं, चाहिए लेकिन अनएम्प्लॉयड हूं, इनवॉलेंटरी। यहां पे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होती है। मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसका काम करने का मन है, जिसको काम करना है, उसको काम मिल नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि यहां पे ऑब्वियस सी बात है भाई, सप्लाई तो बढ़ानी है उल्टा। अब अगर सप्लाई बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो लेबर तो आपकी क्या है? फुली एम्प्लॉयड है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे सर, यहाँ पे जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है
वो दो टाइप की हो सकती है। एक होती है फ्रिक्शनल, एक होती है स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है कि भाई मान लो मैंने कोई जॉब अभी स्विच किया है, मैंने किसी जॉब में छोड़ दिया। जैसे मेरा भी एक दोस्त है कमल, उसने आज ही, ये सर, जहां पे वो काम करता था वहां पे रिजाइन किया है ठीक है। अब जब उसकी अगली जॉब है सर, वो 20 दिन के बाद है, तो वो 20 दिन के लिए बेरोजगार है एवरीबडी है सर, उसके पास काम नहीं है, उसके पास काम नहीं है, तो 20 दिन क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि सर उसने जॉब को स्विच किया है। अब बात समझ, ये अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू चेंज इन जॉब्स, या फिर आपके स्ट्राइक चल रहे हैं, जैसे आप देखते हो कुछ फैक्ट्रीज में स्ट्राइक चल रहे होते हैं, तो स्ट्राइक चल रहे हैं तो काम नहीं कर रहे हैं, वो हो सकता है। अच्छा ठीक है। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में बहुत ज्यादा है। मेरे को काम करना है, कंपनीज को हायर करना है, लेकिन फिर भी सर हमारा हमारा जो मेल है वो हो नहीं पा रहा, हमारा मैच नहीं हो पा रहा है। अच्छा, क्यों नहीं हो पा रहा है? मेरे पास जो स्किल्स हैं, कंपनी को वो स्किल नहीं चाहिए, कंपनी को जो स्किल चाहिए वो मेरे पास नहीं है। इसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो गया, कि मेरी स्किल्स आउटडेटेड हो गई है, उनकी रिक्वायरमेंट्स कुछ और है। स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी, मिसमैच, क्या लिखा है, मिसमैच बिटवीन स्किल वर्कर्स हैव एंड स्किल्स रिक्वायर्ड इन द मार्केट, ये अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, मार्केट में जॉब्स है, लेकिन सर, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके केपेबल नहीं है, हमारे पास वो स्किल सेट नहीं है। ओके, ये अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, आज के डेट में ऐसा होता भी है। फिर क्या बोलता है, प्राइस एंड कॉस्ट टेंड्स टू राइट फास्टर। इसका मतलब क्या है, क्योंकि भैया डिमांड तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि कंज्यूमर्स के पास इनकम है, कंज्यूमर फुल्ली एम्प्लॉयड थे, उनके पास इनकम है, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड तो बढ़ रही है सर, उसके साथ साथ प्रेशर आ रहा है आपके इनपुट्स पे। सर इनपुट्स पे प्रेशर क्यों आ रहा है? क्योंकि बाबा प्रोडक्शन करने के लिए, सप्लाई बढ़ाने के लिए इनपुट्स चाहिए, हाँ। अब वो होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में। बेटा सीए बनने में कितने साल लगते हैं? 5 साल नहीं लगते हैं, सीए बनने में लगते हैं 22 साल मतलब पैदा होगा इंसान, इंसान पैदा होगा तब 22 साल बाद सीए बनेगा। आज आप बोलो कि भाई मेरे को ज्यादा सीए चाहिए, अरे टाइम लगेगा एवरीबडी ऐसा। तो कह रहे हैं प्राइसेस एंड कॉस्ट टेंड्स टू राइट फास्टर। प्राइसेस किसके? फाइनल प्रोडक्ट के भी, हाँ, इनपुट्स के भी, उनकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। पीपल एंजॉय हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, पैसा है तो, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें ठीक है सर, अगर पैसा है तो हम हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो करेंगे ना, बिल्कुल सही बात है, ब्रांडेड कपड़े वपड़े पहनेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लोज डाउन। अब कह रहा है, अब होता यह है कि ये चलता है, ये अच्छे दिन, बढ़िया दिन चलते हैं चलते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। जिस रेट से डिमांड बढ़ रही थी उस रेट से सप्लाई नहीं बढ़ सकती हमेशा, राइट? तो हम अपनी पीक पे पहुंच जाते हैं, तो ये तो हमारा एक्सपेंशन था। अब अगर मैं पीक पे पहुंच गया, तो पीक पे कब पहुंचा? जब मेरे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो गए। अब उस ग्रोथ से, उस ग्रोथ रेट से सप्लाई नहीं बढ़ सकती है, जिस रेट से आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, हाँ। पीक का मतलब होता है कि अब कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ स्टेबलाइज हो गया है, उतना नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो आपके इनपुट के प्राइसेस हैं, इनपुट के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, है ना? क्योंकि अगर लेबर लिमिटेड है, हाँ, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है उसकी, आपको लेबर चाहिए तो उनके प्राइस बढ़ते हैं, रॉ मटेरियल चाहिए उनके प्राइस बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा कि जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा था उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर इनपुट्स जो मैं यूज कर रहा हूं, हाँ जी, रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह मैं यूज कर रहा हूं, उसका अगर प्राइस बढ़ गया तो मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, अब मैं महंगा बेचूंगा। अब प्रोडक्ट जो पहले मैं 100 रुपए का बेच रहा था, अब मैं 120 रुपए का बेच रहा हूं, क्योंकि इनपुट प्राइसेस बढ़ गए हैं, हाँ, और मुझे तो प्रॉफिट चाहिए। सर प्रोड्यूसर को अपने प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना है, तो अगर इनपुट के प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो कस्टमर पे ही डालेगा, कस्टमर से ज्यादा पैसे लेगा, और यहां शुरू होता है दोस्तों डाउनफॉल। अब आउटपुट के प्राइसेस जब बढ़ते हैं, जब महंगाई ज्यादा हो रही है, सर धीरे धीरे प्राइस बढ़ना और एकदम से प्राइस बढ़ने में बड़ा डिफरेंस है। अब प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, तो जो आपके सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं, जो क्या होते हैं सर, सैलरीड एम्प्लॉयज, हाँ जी, अब उनको क्या होगा सर, वो बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो एक मंथली बजट होता है कि अगर मान लो महीने की 50,000 रुपए इनकम है तो यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, हाँ। लेकिन अगर सर, अगर आउटपुट के प्राइसेस बढ़ने लग गए, दूध ब्रेड महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपके महंगे हो गए हैं, या नॉर्मल जो भी आपके फोन्स होते हैं, फोन मोबाइल रिचार्ज महंगा हो गया है, देन दे विल बी वरीड ना, हाँ जी, बिल्कुल सही। तो वो सोचते हैं कि भाई महंगाई बढ़ रही है, अब महंगाई बढ़ रही है तो अब क्या करेंगे, वो बजट को रिवाइज करेंगे, और सबसे पहले वो एक्सपेंडिचर कम करते हैं किस पे? ड्यूरेबल गुड्स पे। जैसे कि, जैसे अगर आप बात मान लो, कपड़े, शॉपिंग वगैरह कम करो, फर्नीचर वगैरह कम लो, मोबाइल फोन्स, कैमरास, लैपटॉप्स, ये सब पैड्स, आईपैड्स वगैरह कम लो, ड्यूरेबल गुड्स, है ना, लंबे का गाड़ियां, हाँ जी, कम करेंगे।
तो फिक्स इनकम अर्नर्स विल रिव्यू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स, और इनकी डिमांड अब कहीं ना कहीं कम होती है। सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स अफेक्ट होते हैं, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स नेसेसिटी नहीं होते ना। ड्यूरेबल गुड्स तो लाइफस्टाइल के लिए है। आप फोन की बात करो, आप कपड़ों की बात करो, आप गाड़ियों की बात करो, ड्यूरेबल गुड्स है। फर्नीचर की बात करो, इनकी डिमांड सबसे पहले कम होती है, एक्चुअल डिमांड स्टैग्नेट्स एग्जैक्टली। तब इनकी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑलराइट, अब क्या बोल रहा है, पीक जो है दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, बिल्कुल सही बात है। लेटर स्टेज ऑफ एक्सपेंशन, तो हमारा जो एक्सपेंशन का लेटर स्टेज है, मतलब कहीं ना कहीं पीक की बात कर रहा है। यहाँ पे आपके इनपुट प्राइसेस बढ़ते हैं, हाँ ये हमने पढ़ लिया। तो दिस इज द एंड ऑफ एक्सपेंशन, जो आपका इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, एक्सपेंशन का एंड हो चुका है। इट अकर्स व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबलाइज। स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है कि पहले आप हर साल मान लो 10% से ग्रो कर रहे थे, अब स्टेबलाइज हो गए हो। जितना पिछली बार ग्रो किया था इस बार उतना ही ग्रो कर रहे हो, या जितना पिछली बार ग्रो किया था बस उतना ही है, उतना ही प्रोडक्शन किया है, ज्यादा ग्रो ही नहीं किया। स्टेबलाइज फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन। अब नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। सर क्यों जाना शुरू हो जाते हैं बेटा? वो इसकी वजह से, जब आपके फिक्स इनकम अर्नर्स, हाँ जी, डिमांड धीरे धीरे कम करेंगे। अब डिमांड जब कम होना स्टार्ट हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं। अब क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स वगैरह की डिमांड आपने कम कर दी, देखो किसी भी एक इंडस्ट्री की डिमांड अगर कम होती है ना, उससे बाकी कनेक्टेड इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट होती है ना भाई। अब ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड कम करोगे, ये इससे ठीक है, तो जो ड्यूरेबल गुड्स में रॉ मटेरियल लगता है उनकी डिमांड कम हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे पूरा का पूरा फैलता है वो। अब बात समझ रहे हो? तो डिमांड डिक्रीज इन सर्टेन सेक्टर्स, हाँ, लेकिन अब बात यह है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इतने मग्न हैं, इतने खोए हुए हैं, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि भाई ये अच्छे दिन चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। तो उन्होंने बेटा नई नई फैक्ट्री सेटअप करने की सोच रखी है, बाहर से मशीन्स मंगवा रखी है, एम्प्लॉयज को हायर कर लिया, ऑफर लेटर दे दिए, क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि डिमांड बढ़ती जाएगी। तो उनको उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता है, जैसे हमने पढ़ा ना कि हमेशा क्या होता है, टाइम लैग होता है। टाइम लैग का मतलब कि चीजें हो जाती हैं, उसके बाद में पता चलता है कि अच्छा ये हो रहा था, राइट। तो डिमांड डिक्रीजेस इन सर्टेन सेक्टर्स बट प्रोड्यूसर्स डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस। प्रोड्यूसर्स को ये समझ में नहीं आता एंड कंटिन्यू एंटिसिपेटिंग हायर लेवल्स ऑफ डिमांड। तो उनको तो लगता है कि डिमांड बढ़ेगी। तो अब क्या होता है सर, एक टाइम ऐसा होता है कि सर सप्लाई ज्यादा हो जाती है डिमांड से, क्योंकि प्रोड्यूसर तो सप्लाई करते रहे लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं थी, तो अब स्टॉक इकट्ठा हो गया। सर क्या हो गया? आपका स्टॉक इकट्ठा हो गया, एग्जैक्टली, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। अब जैसे ही प्रोड्यूसर्स को ये पता चलता है कि वाट लग गई है, कि सप्लाई ज्यादा हो गई है और डिमांड कम है, हाँ जी, अब जो वो इन्वेस्टमेंट्स करने वाले थे, जो वो नई फैक्ट्री सेटअप करने वाले थे, जो सर उन्होंने लेबर को हायर करने के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे थे, वो सब रोक देते हैं। होल्डिंग बैक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान्स, एग्जैक्टली। तो जो आपने बाहर मशीन्स का ऑर्डर दिया था, कहीं पे ऑर्डर दिया था, वो रोक जाता है। इससे क्या होता है, अब एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा। जब आपने सर, अब आपने जिन भी चीजों को खरीदने का, इन्वेस्टमेंट्स करने का सोचा था, आप रोक देते हो। चेन रिएक्शन कैसे की? अब जो मशीन्स का आपने ऑर्डर दिया था वो कैंसिल कर दिया। अब जहां पे मशीन का प्रोडक्शन होता है वो इंडस्ट्री भी खत्म, क्योंकि भाई वहां भी अब क्या हो जाएगा, वहां पे डिमांड कम हो रही है, राइट एवरीबडी, ये सुनो, ठीक है। फैक्ट्री का सेटअप किया था वो आपने कम कर दिया, जो लेबर हायर करने वाले थे वो कम कर दिया, एग्जैक्टली। तो चेन रिएक्शन आपके इनपुट मार्केट में स्टार्ट हो जाता है। एक की डिमांड दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। अगर मान लो किसी एक भी इंडस्ट्री की डिमांड कम हो गई, यस सर यस, तो वो लेबर को निकालना शुरू कर देता है। अब जब लेबर को निकालेगा तो उसकी इनकम कम हो जाती है, तो वो बाकी भी चीजें नहीं खरीदता, वहां भी डिमांड कम हो जाती है। तो ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। इससे क्या होगा, इससे धीरे धीरे जब भी आपकी सप्लाई ज्यादा होती है आपकी डिमांड से, तो आप अपने प्राइसेस को कम करते हो कि ठीक है, हम मार्केट में प्राइस कम करेंगे तो शायद से कंज्यूमर्स आएंगे और ले लेंगे, शायद से हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन अब क्योंकि दोस्तों कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है, यस, तो अब वो सोचते हैं कि यार थोड़े और प्राइसेस कम होने दो तब खरीदेंगे, फोन पे थोड़ी सेल ऑन आने दो तब खरीदेंगे, अक्टूबर में सेल लगेगी तब खरीदेंगे, अभी नहीं खरीदते, बेशक आपने प्राइस कम कर दिए, राइट। देन कंज्यूमर एक्सपेक्ट फ्यूचर फर्दर डिक्लाइन, एग्जैक्टली। अब इससे क्या होता है, इससे ऑब्वियस सी बात है कि डिमांड तो आपकी कम हो रही है, आप और सप्लाई कम करने की कोशिश करते हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। देखो सबसे पहले अगर आपको अपनी सप्लाई कंट्रोल करनी है, सबसे पहले लेबर को निकाल जाएगा, लेबर को निकालते हैं, हाँ जी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। इससे अब चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपका बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं, एम्प्लॉयमेंट कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, बिल्कुल, बेरोजगारी बढ़ेगी, तब कस्टमर की इनकम कम हो जाएगी। अब चेन रिएक्शन क्या होगा, अब वो और कम डिमांड करेगा।
एवरीबडी ऐसा, और कम सप्लाई होगी, और कम प्रोडक्शन होगा, और कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और कम इनकम, ये बढ़िए। अब ये पूरा क्या है, ये आपका स्पाइरल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ गई, बिल्कुल सही चीज है। अब इनपुट्स के प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा, तो जो रॉ मटेरियल थे, जो लेबर थे, अब उनके प्राइस कम हो रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। जिससे अब क्या हो रहा है, दोबारा से उनकी डिमांड, देखो मैंने आपको वही बोला कि अब क्या होगा सर, आपने लेबर के प्राइस और कम कर दिया, आप लेबर को पैसे कम दे रहे हो, उनकी इनकम और कम कर दी, वो डिमांड और कम करेंगे, एग्जैक्टली। जब डिमांड और कम हो जाएगी तो आप सप्लाई कम करने के लिए प्रोडक्शन कम करोगे, है ना, इन्वेस्टमेंट्स कम करोगे, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम हो जाएगी, आप लोन नहीं लोगे तो बैंक का क्रेडिट भी बहुत कम हो जाएगा, तो ये पूरा रिएक्शन चलेगा, एग्जैक्टली। सिंपल है, हाँ जी सिंपल है। अब अगर देखते हैं, हाँ जी, किसके बारे में, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कह रहे, विद रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर की स्पेंडिंग कम हो रही है, तो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो बढ़ता है, डिमांड आपकी बहुत कम हो जाती है। बिजनेस फर्म्स ऑफ पेसिमिस्टिक, अब जब कॉन्ट्रैक्शन में आते हैं, डाउनफॉल स्टार्ट होता है, तो बिजनेस फर्म्स की वाट लग जाती है, वो सोचते हैं कि अब तो लग गए, अब तो वाट लग गई है, हाँ जी बिल्कुल सही। अब क्या होगा सर, अब सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे कि भाई अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अच्छे दिन खत्म हो गए, राइट। तो अब वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते। पेसिमिस्टिक का मतलब है नेगेटिव माइंडसेट, कि बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारे बिजनेस बंद भी हो जाते हैं। तो बिजनेस फर्म्स बिकम पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर स्टेट ऑफ इकोनॉमी एंड देयर इज फॉल इन द प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। उनका फ्यूचर को लेके सर पूरा नेगेटिव माइंडसेट होता है, हाँ, तो वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स कम करते हैं, बैंक से लोन कम लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही। अब बैंक से जब लोन कम लेंगे तो बैंक भी कहीं ना कहीं फंसता है, फिर बैंक अगर लोन कम दे रहा है तो बैंक को प्रॉफिट कैसे होगा, एग्जैक्टली। इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस बहुत कम है, स्टॉक प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे भाई, अगर तुम प्रॉफिट जनरेट नहीं करोगे, तुम बिजनेस ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि डिमांड नहीं है, ऑब्वियसली बात है, तो आपके स्टॉक प्राइसेस गिरेंगे, हाँ जी गिरेंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन लंबे टाइम तक चलता रहेगा, आप पहुंचोगे बहुत ही ज्यादा नीचे, लोवेस्ट पॉइंट पे, जिसको हमने क्या बोला, ट्रफ या डिप्रेशन। अगर हम डिप्रेशन में आते हैं तो डिप्रेशन क्या बोलता है सर, इकोनॉमी डिप्रेशन में आते हैं तो क्या बोलता है, इट इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन, राइट। जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो रिसेशन है, सीवियर फॉर्म, कि जब आपका कॉन्ट्रैक्शन बहुत लंबे टाइम तक चल जाता है, उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, हाँ। तो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, पिछले साल जितने गुड्स एंड सर्विस बने थे उससे कम बने हैं इस साल। बात समझ रहे हो, कि अगर मेरे पिछले साल 100 यूनिट्स बने, इस बार 80 बन रहे हैं, ग्रोथ रेट नेगेटिव हो रहा है, नेशनल इनकम गिर रहा है, गवर्नमेंट, उसके बाद जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम हो गया, तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर डिक्लाइंस रैपिडली। भाई देखो, अब ये साइकिल चल गया ना पूरा का पूरा, जब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इनकम और कम हो रहा है, इनकम और कम हो रहा है तो डिमांड और कम हो रहा है, जब डिमांड कम होगा तो प्राइसेस कम हो रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर फिर भी नहीं खरीद रहा, कंज्यूमर सिर्फ खरीद रहा है नेसेसिटी आइटम्स, क्या खरीद रहा है, सिर्फ नेसेसिटी, तो प्राइस आपके लोवेस्ट पे है, राइट। अब प्राइस लोवेस्ट पे है, अगर फिर भी पूरा नहीं बिकेगा तो बहुत सारे बिजनेस तो बंद हो जाएंगे। भाई बिजनेस चलेंगे कब, जब सामान बिकेगा, जब सामान बिक ही नहीं रहा तो बिजनेस बंद हो रहे हैं, एग्जैक्टली। आपका अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ रहा है, देखो, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ता जाता है प्रोडक्शन के साथ साथ, प्रोडक्शन कम मतलब सर आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट। डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, अब इनकम नहीं है तो अगेन डिमांड बहुत कम, तो ये जो आपका नीचे 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 जा रहा है डिप्रेशन में, एग्जैक्टली। क्या बोला, अब इसके बाद होता है इंटरेस्ट रेट्स और गिर जाते हैं, बैंक के इंटरेस्ट रेट्स। अब जब बैंक के इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, इस होप में कि शायद बिजनेस लोन ले लेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन नहीं लेता वो। अब इसमें क्या होता है सर, जब इंटरेस्ट रेट्स और गिर जाएंगे तो लोग डिपॉजिट नहीं करते, बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करते, जब मेरे को बैंक में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो मैं डिपॉजिट क्यों करूंगा। भाई मैं बैंक में पैसा तब डिपॉजिट करता हूं मुझे इंटरेस्ट मिले, अगर बैंक में कोई इंटरेस्ट नहीं दे रहा, मैं डिपॉजिट नहीं करता, तो बैंक अपने पास कैश रखता है, तो बैंक के पास डिपॉजिट नहीं आते। अच्छा ठीक है, ये भी खराब चीज है। फिर बैंक चाहता है कि बिजनेस लोन ले, लेकिन सर क्योंकि बिजनेस इतना पेसिमिस्टिक हो चुका है, ऑन्ट्रप्रेन्योर्स का कॉन्फिडेंस बिल्कुल गड्ढे में गिर चुका है, कि बिजनेस इतने कम इंटरेस्ट पे भी लोन नहीं ले रहा, डिस्पाइट लोअर इंटरेस्ट रेट, डिमांड फॉर क्रेडिट लाइन। सर ऑन्ट्रप्रेन्योर्स कॉन्फिडेंस क्या है, फॉलन। अब ये सिचुएशन देखो, ये क्या है, ये सिचुएशन है जहां पे बैंक में आते हैं क्राइसिस, सर बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस, क्यों, बैंक में डिपॉजिट नहीं आ रहे, बैंक आगे लोन नहीं दे रहा, फंक्शन कैसे करेगा बैंक, तो पॉसिबल बैंकिंग और फाइनेंशियल क्राइसिस, एग्जैक्टली। अब इस टाइम पे क्या है सर, इस टाइम पे जो इंडस्ट्री सेटअप थी उन सब में एक्सेस कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जितना वो बना सकते हैं उतना वो नहीं बना रहे, तो एक्सेस कैपेसिटी इन द कैपिटल कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, ऑब्वियसली बात है ना, कि जो इंडस्ट्री आपने सेटअप की थी वो बना सकती है 10,000 यूनिट्स, लेकिन इतनी डिमांड ही नहीं है, जब इतनी डिमांड ही नहीं है तो इतना प्रोडक्शन होगा कैसे, तो एक्सेस कैपेसिटी है, स्पेयर कैपेसिटी है,
राइट। यहाँ पे आपके बिजनेस बंद हो रहे होते हैं, वो अपनी लाइबिलिटी को पे नहीं कर पाते, बैंकरप्सीज, इंसॉल्वेंसीज, ये सब चीजें होती है। हाँ जी, एग्जाम्पल 1930, उसको बोलते हैं डिप्रेशन। सर डिप्रेशन में क्या होता है, बहुत बुरे हालात होते हैं बेटा, आप बता ही नहीं सकते। ठीक है, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं क्योंकि वो अपना लोन रीपे नहीं कर पा रहे हैं। राइट, इंसॉल्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, कंगाल हो जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो बहुत चीजें। हाँ, डिप्रेशन बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन होती है। ऑल राइट सर, ऑल राइट। लेकिन दोस्तों, लेकिन अंधेरे के बाद सूरज तो निकलता ही है, हर काली रात के बाद उगता हुआ सूरज होता है, तो रिकवरी हुई है। सर डिप्रेशन के बाद रिकवरी तो हुई है ना, 1930s का ग्रेट डिप्रेशन था लेकिन रिकवरी हुई। अब एमसीक्यू बनता है कि रिकवरी स्टार्ट कहां से होती है। तो जो रिकवरी का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है लेबर मार्केट से। कैसे? कि भाई अब जो लेबर है, क्योंकि वो फुल्ली अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड का मतलब कि काम ही नहीं है, तो अब वो काम ढूंढना शुरू करते हैं और वो क्या बोलते हैं कि भैया जी, पहले मेरे को 1,000 रुपए मिलते थे, अब मेरे को तुम 500 दे दो लेकिन मेरे को काम पे रख लो। तो अब यहाँ पे क्या होता है सर, लेबर मार्केट में क्योंकि लेबर के प्राइसेस इतने ज्यादा गिर जाते हैं, वर्कर जो है, जो लेबर है सर, वो वेजेस बहुत कम एक्सेप्ट कर लेती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि वो कम कॉस्ट में प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो शायद से कंज्यूमर खरीद लेगा। तो क्या बोला, प्रोसेस ऑफ रिकवरी इज इनिशियली फेल्ट इन द लेबर मार्केट। एमसीक्यू आया भी हुआ है, आया भी हुआ है। ओके, तो वर्कर्स दे एक्सेप्ट वेजेस लोअर देन द प्रिवेलिंग रेट्स। जब वर्कर्स को सर कम वेजेस में भी वो काम करने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रोडक्शन होता है। प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेट करते हैं लोअर कॉस्ट, कि भाई बहुत ही कम कॉस्ट में वो प्रोड्यूस कर पाएंगे, कर पाएंगे, तो यहां प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ता है। वर्कर्स के पास भी जेब में थोड़े पैसे आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। बिजनेस का कॉन्फिडेंस वापस आता है, बिजनेस कॉन्फिडेंस टेक्स ऑफ, करेक्ट बात है। अब क्योंकि सर वहां पे बैंक से भी आपको आसानी से लोन मिल रहा था, कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा था, तो वहां से भी अब जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो वहां से लोन ले लेते हैं, लोन लेते हैं। ठीक है, न्यू इन्वेस्टमेंट्स होती है। राइट एवरीबडी। अब क्योंकि वर्कर्स के पास पैसे आ रहे थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, तो कहीं ना कहीं डिमांड भी थोड़ी बूस्ट हो जाती है। तो क्या बोला गया, बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग द क्रेडिट। राइट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट होती है मशीन्स एंड कैपिटल गुड्स में, एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ता है, इनकम आपका बढ़ता है, डिमांड आपका बढ़ता है, और रिकवरी हो गई है, रिकवरी हो गई है। राइट, द स्पोरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, एनकरेजमेंट टू इन्वेस्ट, हाँ जी, कॉजेस रिकवरी ऑफ इकोनॉमी। सर यहाँ पे अगर बिजनेस का कॉन्फिडेंस टेक ऑफ नहीं होता, बिजनेस में वापस कॉन्फिडेंस नहीं आता, और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता, तो रिकवरी शायद ना होती। तो ये जो एनकरेजमेंट है, बिल्कुल सर, जो कॉन्फिडेंस है टू इन्वेस्टमेंट, दिस एक्ट एज अ टर्निंग पॉइंट फ्रॉम डिप्रेशन टू एक्सपेंशन, करेक्ट बात है। तो ये तो थे हमारे फेजेस, जो मैंने आपको चार्ट्स के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में फटाफट से हाँ जी समझाए हैं। आई होप आपको समझ में आए हैं। ओके एवरीबॉडी, सो यहां तक हमारा हो चुका है। यस सर, यहां तक हमारा हो चुका है। अब बात आती है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। दोस्तों, इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? जो आप एक एक्टिवा में, बाइक में, गाड़ी में इंडिकेटर देते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप पहले से बता रहे हो, आप बता रहे हो कि आप राइट मुड़ने वाले हो, है ना, इंडिकेट करना कि भाई ऐसा हो रहा है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का मतलब यही होता है कि कुछ हमारे इकोनॉमी में वेरिएबल्स होते हैं, इकोनॉमी में कुछ ऐसी चीजें होती है जो ये इंडिकेट करती है कि भाई क्या होने वाला है फ्यूचर में। राइट, कि क्या हो गया है आपके पास्ट में, या अभी क्या चल रहा है, वो आपको इकोनॉमी की सिचुएशन के बारे में, इकोनॉमी के फेजेस के बारे में बताती है। उसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो कह रहा है इकोनॉमिस्ट यूज चेंजेस इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, कि हमारे इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज है, जैसे मान लो जीडीपी है, एम्प्लॉयमेंट का रेट है, इन्फ्लेशन हो गया, ये बहुत सारी चीजें होती है। हाँ जी, ठीक है। तो दे यूज चेंजेस इन अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू मेजर द बिजनेस साइकिल, कि अभी जो बिजनेस साइकिल है सर, वो कौन से फेज में है, टू प्रिडिक्ट वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड। देखो, सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या होगी कि जब मेरी इकोनॉमी एक्सपेंशन में चल रही है, यस, और जब पीक आने वाला है, पहले से ही गवर्नमेंट को पता चल जाए कि भाई पीक आने वाला है, ताकि गवर्नमेंट पहले से ही चीजें कंट्रोल में लाए और कॉन्ट्रैक्शन में ना जाना पड़े, रिसेशन में ना जाना पड़े। एग्जैक्टली, बेस्ट चीज तो यही है। तो उसके लिए आपको पहले से ही क्या होगा, पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से फेज में है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसे वेरिएबल्स, कुछ ऐसी चीजें, हाँ जी, जो कहीं ना कहीं आपको बता सकती है। तो जो हमारे इंडिकेटर्स है वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, जो आगे से लीड कर रहा है, मतलब बता रहा है आपको कि भाई फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। हाँ जी, लीडिंग इंडिकेटर। राइट, तो ये चीजें मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे हम यहाँ पे पढ़ने वाले कि लेट्स से कि सर लेट्स से आपके पास एक डेटा आया। डेटा क्या आया कि बहुत सारे लोगों ने बैंक से होम लोन लिया है, बहुत सारे लोगों ने बैंक से होम लोन लिया है, या फिर बहुत सारे लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए हाँ जी परमिशन ली है,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो ग्रो करने वाली है सर। वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रॉ मेटीरियल वहां से जो सीमेंट्स वगैरह है उसका कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ने वाला है। तो वो आपको पता चलता है कि ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, इकोनॉमी शायद से ग्रो करेगी, एक्सपेंशन आने वाला है। अब आज समझ, तो ऐसी बहुत सी चीजें कि अगर मान लो किसी कंपनी का स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि भाई हम सबको, पूरी इकोनॉमी को ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में ये कंपनी बहुत बढ़िया करेगी, एक्सपेंशन में जाएगी। तो हुआ नहीं है, उससे पहले ही आपको पता चल गया, उसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। जैसे मैंने क्लास में जो एग्जांपल लिया था, अगर मैं वो रिपीट करूं, अगर बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, इसका मतलब वो लीडिंग इंडिकेटर है कि बारिश होने वाली है। कि बारिश होने से पहले ही आपको अगर वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई हाँ होने वाली है बारिश, दैट इज लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग का मतलब क्या होता है कि हो चुकी है, अब आपको पता चल रहा है। आप घर से बाहर निकले, रोड पे पानी जमा हुआ है, आपको रोड पे पानी दिख रहा है, तो वो बता रहा है कि बारिश हुई थी भाई। ऐसे ही सर कुछ ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हाँ जी, ओ सॉरी, कुछ ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये सर जो आपको बाद में बताते हैं कि अच्छा हमारी इकोनॉमी एक्सपेंशन में थी, ओ हमारी इकोनॉमी में रिसेशन आया है, ओ ऐसा हो गया, पहले फिर बाद में बता रहे हैं, ठीक है। कोई इंसिडेंट या कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि वो साथ साथ बताते हैं कि अभी हमारी इकोनॉमी एक्सपेंशन में चल रही है, बारिश हो रही है, एवरीबडी अब बाहर जा रहे हो और बारिश हो रही है, दैट इज को इंसिडेंट इंडिकेटर, कॉन्ग्रेंट इंडिकेटर्स। आ जाओ, क्या बोलता है, कह रहा है लीडिंग इंडिकेटर में क्या आ गया आपका, मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर्स, ओके, ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट चेंजेस बिफोर इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। इसका मतलब क्या हो गया सर, कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो पहले ही चेंज हो जाती है, अभी पूरी इकोनॉमी, हाँ जी, पूरी इकोनॉमी में वो चेंजेस आपको नहीं दिख रहे, कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चेंज हुआ, और फिर क्या है सर, फिर इकोनॉमी पूरी उसको फॉलो करना स्टार्ट करती है। सिंपल भाषा में क्या है, सिंपल भाषा में जैसे आपको एग्जांपल दिया है, चेंज इन स्टॉक प्राइसेस, कि भाई जब आपके मान लो आपका इंडिया का स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, निफ्टी 50 या सेंसेक्स जो भी है वो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करने वाली है। इन्वेस्टर्स का हमारी इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं सर, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक इंडिकेशन है कि हमारी फ्यूचर में इकोनॉमी ग्रो करेगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगर मान लो न्यू ऑर्डर्स मिल रहे हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट के, कि जो बड़ी बड़ी मशीन है उसके न्यू ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ रही है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ऑर्डर्स दिए हैं। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, तो वो आपका एक्सपेंशन एक्सपेंशन का फेज आने वाला है, राइट। बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेस अगेन, कि भाई घर बनाने के लिए आपने परमिट्स लिए हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, इकोनॉमी ग्रो होने वाली है। तो ये सब आपको पहले से कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं कि फ्यूचर में इकोनॉमी में क्या होने वाला है, राइट। इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, तो बेटा एक डेटा प्रिपेयर होता है, कुछ कस्टमर्स के सैंपल लिए जाते हैं कि भाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का एक इंडेक्स बनता है। बहुत डिटेल में नहीं जाना, एग्जांपल दिया है बस आपको, कि बस इतना समझो कि कंज्यूमर को इकोनॉमी में कितना कॉन्फिडेंस है, वो कितने, वो एक्चुअली में आज पैसे खर्च करने को तैयार है, या वो ज्यादा सेविंग्स कर रहा है। क्योंकि अगर लोग ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार है, तो इसका मतलब हमारी डिमांड बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके बाद सब कुछ सही चलेगा। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का इंडेक्स बनता है, अच्छा ठीक है, कि उनकी इनकम बढ़ रही है क्या, क्या वो ज्यादा खर्च करने को तैयार है क्या, उनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, वो सब चीजें, अच्छा ठीक है। फिर कहता है फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग स्लोअर डिलीवरीज। अब इसका मतलब क्या है, देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, हाँ ये एग्जाम में मेरे हिसाब से कभी भी आ सकता है। आपको ये वाला पॉइंट देंगे और बोलेंगे बताओ कौन सा इंडिकेटर है लीडिंग। इसका मतलब क्या है, अगर ये डेटा आ रहा है कि कुछ कंपनीज जो है वो डिलीवरी स्लो कर रही है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि उन कंपनीज के पास इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि वो टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। अब बात समझ रहे हो, देखो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कंपनी इनएफिशिएंट है, नहीं नहीं नहीं, उसकी वजह से नहीं है सर। कंपनीज जो है वो अगर स्लो डिलीवरी रिपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि सर उनके पास वर्कफोर्स कम पड़ गई है, एकदम से डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गई है। जब डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो गई है तो वो डिलीवरी प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब डिमांड बढ़ रही है, वो अपना क्या करेंगे, अब ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होने वाली है, वो सब चीजें। तो ये क्या है सर, अगेन अ लीडिंग इंडिकेटर। तो ये लीडिंग इंडिकेटर के कुछ एग्जांपल थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे। लैगिंग का मतलब क्या होता है सर, कि जो हो गया है, हाँ अब वो बता रहा है, अच्छा ठीक है। तो कह रहा है दिस रिफ्लेक्ट्स, हाँ जी, इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कौन से इंडिकेटर्स कंपनी के हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बताते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। चेंजेस इन दीज इंडिकेटर्स आर ऑब्जर्वेबल ओनली आफ्टर इकोनॉमिक ट्रेंड हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब क्या है, कंपनी आपके इकोनॉमी में एक्सपेंशन आ गया है, तो आपको पता चल रहा है कि ओ
इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आ गया है तो आपको पता चल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। अच्छा, मतलब कंपनी मतलब इकोनॉमी रिसेशन में है। ओ, अरे वो क्या हो गया जो होना था। हाँ, है ना। जैसे कंपनी अपने प्रॉफिट्स बताती है आपको, तो प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि पूरे साल कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, उसके बाद आपको प्रॉफिट पता चलता है। तो जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स है वो लाई इंडिकेटर है, आपका एक साल के बाद आपको डेटा मिल रहा है, बिल्कुल सही। ऐसे ही कंज्यूमर का प्राइस इंडेक्स सर, उसके बाद लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ये सारे के सारे क्या है सर, ये सारे लैगिंग इंडिकेटर है। लेकिन आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो ये है, लीडिंग इंडिकेटर्स सिग्नल ऑनसेट ऑफ बिजनेस साइकिल। ऑनसेट का मतलब होता है स्टार्टिंग, है ना, आरंभ। हाँ जी, लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल करता है कि ये बिजनेस साइकिल स्टार्ट होने वाली है, एक्सपेंशन स्टार्ट होने वाला है, कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, वो सब चीजें वो लीडिंग इंडिकेटर आपको बताता है। लैगिंग कंफर्म करता है कि हाँ 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 एक्सपेंशन था। मतलब लीडिंग इंडिकेटर ने बताया कि अच्छा फ्यूचर में एक्सपेंशन आ सकता है, लैगिंग बताता है कि हाँ एक्सपेंशन आया था। ओके, सो कंफर्म दिस ट्रेंड्स, लैगिंग कंफर्म करता है। हाँ जी बिल्कुल सही, जैसे मैंने एग्जांपल दिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का होता है। जो आपके कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस हैं, हाँ जी, अगर बहुत बढ़ गए हैं तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं, मान लो अगर में प्राइसेस बढ़ गए तो कहीं ना कहीं डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। यस सर, सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही है, करेक्ट है, ठीक है, इसलिए प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है, उसका प्राइस इंडेक्स आपको अब प्रिपेयर हो रहा है। दोबारा रिपीट करता हूं कि सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको क्या बताता है, आपको बताता है कंज्यूमर गुड्स के प्राइसेस का डेटा। राइट, बिल्कुल सही बात है। मान लो अगर प्राइसेस गिर रहे हैं, अगर आपके पास डेटा आया कि कंज्यूमर गुड्स के प्राइस गिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रिसेशन आ चुका है। प्राइसेस तब गिरते हैं ना सर, कब गिरते हैं, जब रिसेशन आ जाता है, जब डिमांड बहुत कम है, हाँ जी, और सप्लाई आपकी थोड़ी ज्यादा थी, तो प्राइस गिरना चालू हो जाता है। जब डिमांड बहुत कम हो जाती है तो मतलब रिसेशन आ चुका है, उसके बाद आपको पता चल रहा है कहां से कि प्राइसेस गिर चुके हैं। जब प्राइस गिरते हैं तो मतलब ऑलरेडी इकोनॉमी में सब कुछ हो चुका है, ट्रेंड हो चुका है, वो बिजनेस साइकिल स्टार्ट हो चुकी है कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन की। यस, लेबर कॉस्ट पे एग्जैक्टली, आपकी लेबर कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज कब होती है सर, जब ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन में होती है। कि मान लो अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो आपको पता चला कि लेबर कॉस्ट जो है ये सर वो बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया, हाँ जी, और लेबर के प्राइसेस बहुत कम हो गए। तो ये लैगिंग इंडिकेटर है कि इकोनॉमी रिसेशन में आ चुकी है, उसके बाद आपको पता चला। इंटरेस्ट रेट्स, बैंक अपने इंटरेस्ट रेट्स कम ज्यादा कब करता है सर, जब ऑलरेडी आपका एक्सपेंशन या रिसेशन, जैसे आपका रिसेशन की बात करते हैं, रिसेशन को पकड़ के चलो, हाँ जी, जब रिसेशन आ जाता है, डिमांड बहुत कम हो जाती है, यस सर यस, ठीक है, उसके बाद बिजनेस अपनी प्रोडक्शन कम करता है, बैंक से लोन कम लेता है, बैंक इंटरेस्ट रेट्स तब जाके कम करता है। तो मतलब ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, तब बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स कम करे। एग्जैक्टली, कमर्शियल लेंडिंग एक्टिविटी, वही कि बिजनेस जो कमर्शियल एक्टिविटी से लेंड करता है, सिंपल सी बात है। तो ये सब आपके क्या लैगिंग इंडिकेटर्स। देखो मैं आपको सच में बताऊं, लैगिंग लीडिंग ये सब, हाँ सारे लैगिंग ही होते हैं, लीडिंग बहुत कम होते हैं सर। फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने वाले इंडिकेटर्स कम ही होते हैं भाई, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना वैसे ही बहुत बहुत ज्यादा फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है। तो जैसे हमने लीडिंग पढ़े हैं कि हाँ सर ये लीडिंग है, सच बात तो यह कि इनमें भी कहीं ना कहीं लैगिंग के ही कंपोनेंट्स हैं। अगर मैं जैसे स्टॉक प्राइस बताऊं आपको, ये सर, तो बेटा कंपनी का स्टॉक प्राइस तभी कम ज्यादा होता है जब कुछ हो चुका होता है, ठीक है। लेकिन अगेन, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस इतना ध्यान रखना, एग्जाम्पल को ध्यान रखना। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन सकता है कि लीडिंग है या लैगिंग है, ठीक है, ये आपके लैगिंग। हाँ, अब आते हैं कॉन्करेंट पे, कि बारिश हो रही है, हाँ जी, अच्छा ऐसा क्या, यस, को इंसिडेंटल कह रहा है, अकर साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट। जैसे जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी हर क्वार्टर मेजर होता है, हर क्वार्टरली उसका डेटा निकलता है। तो आपको दिख रहा है कि क्वार्टर बाय क्वार्टर मेरा जीडीपी बढ़ रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि हाँ इकोनॉमी मेरी एक्सपेंशन में आ गई है, अभी एक्सपेंशन चल रहा है। यस, दिस डिस्क्राइब द करंट स्टेट। देखो, लीडिंग आपको बताता है कि अब एक फेज स्टार्ट होने वाला है, लैगिंग बताता है कि फेज आ गया, खत्म हो गया वो फेज, अच्छा ठीक है, राइट, कि एक्सपेंशन आया था। अगर मैं एक्सपेंशन का एग्जांपल लूं तो लीडिंग बताता है कि एक्सपेंशन आने वाला है, लैगिंग बताता है कि एक्सपेंशन आया था, इकोनॉमी में एक्सपेंशन हुआ था, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है। और को इंसिडेंट बताता है कि अभी एक्सपेंशन चल रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। तो को इंसिडेंट इंडिकेटर्स अकर साइमल्टेनियसली विद बिजनेस साइकिल मूवमेंट्स, डिस्क्राइब द करंट स्टेट, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेंशन। कि भाई पिछले 6 महीने में कितना ग्रोथ था, अब कितना ग्रोथ हो रहा है, तो अभी क्या चल रहा है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जीडीपी, जैसे आपको बताया कि जीडीपी आपका क्वार्टरली, हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कि भाई जो इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन होता है उसका भी डेटा निकलता है।
तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हर क्वार्टर आपका ग्रो कर रहा है, यस, ठीक है। तो क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर आपका ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब अभी एक्सपेंशन चल रहा है। आपकी पर कैपिटा इनकम का डेटा ये किस पे डिपेंडेंट होता है? प्रोडक्शन पे। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो पर्सनल इनकम बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो इनकम बढ़ती है, तो इनकम आपकी बढ़ रही है। रिटेल सेल्स, जो आप सेल्स कर रहे हो, रिटेल सेल्स मतलब जो कंज्यूमर को सेल्स कर रहे हो, हाँ जी, वो सेल्स कम ज्यादा हो रही है। तो ज्यादा कब होती है? जब एक्सपेंशन चल रहा होता है, इन्फ्लेशन, एग्जैक्टली। जैसे मैंने बोला कि जो ये एग्जांपल्स है ना, हाँ जी, मैं आपको सच बताऊं, यही सेम एग्जांपल्स, हाँ, मैं आपको लैगिंग का भी समझा सकता हूं। मतलब मैं ऐसी स्टोरी बिल्ड कर सकता हूं कि ये आपको लैगिंग लगेंगे, या मैं ऐसी स्टोरी बिल्ड कर सकता हूं जो लीडिंग लगेंगे। हाँ, सच बात तो यही है कि जितने भी इंडिकेटर्स है ना जो आपको ये डिवाइड करके गए हुए हैं, हाँ जी बिल्कुल सही, इनमें डिफरेंसेस बहुत कम है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने आपको बताया उतना ही ध्यान रखना। राइट एवरीबॉडी, यस, एग्जाम्पल को 2-4 बार पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं है। राइट, अब आते हैं फटाफट से फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, जहां से क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं। सबसे पहला फीचर क्या बोला है? अकर पीरियोडिकली बट डू नॉट, पीरियोडिकली हमने देखा था कि सर बार बार अकर करते हैं बट डू नॉट एग्जिबिट सेम रेगुलरिटी। पिछले पिछले साल 6 महीने एक्सपेंशन रहा था तो इस साल भी 6 महीने रहेगा? नहीं, ड्यूरेशन इंटेंसिटी इनकी वेरी करती है। राइट एवरीबॉडी, पिछली बार जब एक्सपेंशन आया था तो जीडीपी 10% से बढ़ा था। इस बार जरूरी नहीं कि 10% से ही बढ़ेगा, इस बार एक्सपेंशन में ज्यादा बढ़ सकता है, इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, एग्जैक्टली। बिजनेस साइकिल ओरिजिनेट्स इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज, मतलब एक होती है सर आपकी क्या, सोशलिस्ट, एक होती है कैपिटलिस्ट। फ्री मार्केट मतलब होता है कि मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया, लेकिन एक होती है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। क्या जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में इकोनॉमी है उसमें ये फेजेस आएंगे? नहीं आएंगे ना सर, फेजेस आने ही नहीं देगी, गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करेगा। गवर्नमेंट कभी भी सर प्राइसेस को ज्यादा इन्फ्लेट नहीं होने देगा, बिल्कुल सही बात है, जो भी है, तो सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, तो फिर ये फेजेस नहीं आते हैं। फेजेस तभी आते हैं जब मार्केट के फोर्सेस काम करते हैं, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी, दे आर परवेजिव एज वेल। मतलब सर, मतलब ये कि एक इंडस्ट्री में, एवरीबॉडी ये सुनो, एक सेक्टर में अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है तो वो बाकी सेक्टर्स में ट्रांसमिट होती है, फैल जाती है। अगर आपकी ड्यूरेबल गुड्स में है तो धीरे धीरे वो आपके फैक्टर मार्केट में भी जाएगी, इनपुट मार्केट में भी जाएगी, हाँ, तो वो पूरा फैलता है, इकोनॉमी में पूरा स्पाइरल होता है, ठीक है। सम सेक्टर्स, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ सेक्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, कुछ सेक्टर्स कम होते हैं, जैसे जो आपके नेसेसिटी गुड्स हैं, या नेसेसिटी छोड़ो, जो आपकी क्या है सर, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो उतना अफेक्ट नहीं होता क्योंकि खाना सबको खाना ही है ना एवरीबडी। लेकिन जो आपकी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जैसे मशीन्स वगैरह, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, आपके टीवीज, फर्नीचर, ये सब, हाँ जी, ये ज्यादा अफेक्ट होती है। तो सम सेक्टर जैसे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, क्योंकि क्या होगा कि सर सबसे पहले इन्हीं चीजों पे हम अपनी कटौती करते हैं, अपने खर्चे कम करते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इज मोर अफेक्टेड देन द एग्रीकल्चर सेक्टर, बात तो सही है। बिजनेस साइकिल्स आर कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई इनको समझना उतना आसान नहीं है जितना हमने ये 1 घंटे में समझ लिया, या आधे घंटे में आपने बिजनेस साइकिल्स पढ़ लिया, नहीं। राइट, कि भाई हाँ प्रोडक्शन बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ा, मजे ही मजे, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है जो एक साथ काम करती है, तो दे आर कॉज्ड बाय वेरिंग फैक्टर्स। हम तो इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं ना अभी, करेक्ट है। इट इज डिफिकल्ट टू मेक, देखो क्या बोला, इट इज डिफिकल्ट टू मेक एक्यूरेट प्रोडिक्शंस। सर प्रोडिक्शन तो आप कर ही नहीं सकते, अगर कर सकते होते तो फिर कभी भी किसी भी इकोनॉमी में रिसेशन नहीं आता ना, आप पहले उसको रोक देते। कोई भी इकोनॉमी में रिसेशन क्यों आता है? क्योंकि आपको नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जब हो जाता है तब आप उसकी स्टडी करते हो, ठीक है, ऑलराइट। फिर क्या बोलता है, रेपरकशंस मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिजनेस साइकिल्स आर फेल्ट ऑन ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स मतलब जैसे आपका जीडीपी हो गया, आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, इनकम हो गया, हाँ जी, ये तो इन सब में दिखता है। जैसे आपका आउटपुट है मतलब जीडीपी वगैरह, राइट, तो ये भी आपका इफेक्ट होता है, कम ज्यादा होता है, इससे आपका एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होता है, देन इनकम, देन डिमांड, इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही, तो ये सब आपके इफेक्ट होते हैं। बिजनेस साइकिल्स आपके कंटेजियस होते हैं, राइट। कंटेजियस का मतलब होता है कि फैलना, कंटेजियस है ना, जैसे कंटेजियस डिसीज का मतलब क्या होता है कि भाई छूने से तेरे, हाँ ठीक है, छूने से क्या हो जाएगा सर, देखो गाना याद आ गया, छूने से तेरे, ठीक है सर, छूने से क्या हो, बीमारी हो जाती है, कंटेजियस। ऐसे ही क्या सर, ये बिजनेस साइकिल एक कंट्री से दूसरे कंट्री फैलते हैं। बिजनेस साइकिल्स आर कंटेजियस एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, क्योंकि अब क्या है, अब सबकी इकोनॉमी ओपन हो गई है ना, कि अब वर्ल्ड इज वन मार्केट, पूरी दुनिया एक मार्केट है। हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स वगैरह करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी वॉर चल रहा है अगर कहीं पे भी, राइट, ठीक है, या कुछ भी कहीं पे भी कुछ रिसेशन चल रहा है, अगर मैं वहां से कुछ इनपुट्स लेता हूँ, मैं वहां से ऑयल इंपोर्ट करता हूँ, मैं वहां से कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हूँ, तो वहां पे वॉर चल रहा है, वहां पे रिसेशन चल रहा है, तो वहां पे प्राइसेस बढ़ गए, तो मेरा इनपुट भी तो बढ़ गया ना फिर अब, राइट।
अगर मान लो किसी इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है, तो वहां पे अगर वहां पे मान लो किसी रीजन से कुछ भी प्राइसेस वगैरह बढ़ जाते हैं, तो मेरे भी तो इनपुट के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो इफेक्ट तो यहाँ पे भी आएगा। तो दे बिगिन इन वन कंट्री स्प्रेड टू अदर कंट्रीज। 1930s का जो ग्रेट डिप्रेशन था, वो सिर्फ और सिर्फ आपके यूएस और बाकी आसपास की कंट्रीज में नहीं सर, पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट देखा गया था, राइट? ठीक है। बिजनेस साइकिल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, करेक्ट। जैसे हमने ग्रेट डिप्रेशन की बात करी, ओ माय गॉड, यू कैन नॉट इवन इमेजिन सर। वेलबींग तो है ही ना, क्योंकि आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपकी इनकम, राइट, सारा का सारा आपके सर कहीं ना कहीं इन्हीं फेजेस पे आपका डिपेंड है। अगर आपकी इकोनॉमी एक्सपेंशन में है तो सब कुछ गुड़ी गुड़ी, एवरीबडी ऐसा नो, हाँ मजे ही मजे, लेकिन जब रिसेशन डिप्रेशन आता है तो वाट लग जाती है। करेक्ट बात है। तो ये हमारे फीचर्स थे, हाँ जी, और आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे। ओके एवरीबडी, फटाफट से मुझे बता दो समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया हो। अब दोस्तों इसके बाद आपका आता है कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, इसके पीछे के असली कारण क्या है, रीजंस क्या है। हाँ जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कह रहे हैं मेन दो आपके, हम जितने भी हमारे रीजंस हैं, जो कॉजेज हैं, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक इंटरनल, इंटरनल कॉजेस, एंडोजीनियस कॉजेस, एक एक्सटर्नल कॉजेस। इंटरनल कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में हो सकते हैं, हाँ, एक्सटर्नल जो आपके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होते। तो सबसे पहला इंटरनल में क्या बोलता है, फ्लक्चुएशंस इन द इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट कॉमन पॉइंट, कि भाई अगर आपकी इकोनॉमी की जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, उस वो कम ज्यादा हो जाती है, तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत इफेक्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पॉइंट किसने बोला, कीन्स ने बोला है। कीन्स आपने बहुत पढ़ा है ना? हाँ जी सर, जेएम कीन्स ने बोला था कि जो हमारी इफेक्टिव डिमांड में फ्लक्चुएशंस आती है, और उन्होंने इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को डिफाइन किया था, अगर आपको याद हो, कि इसमें आपका सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, ये सब चीजें आती है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, राइट। तो इनमें जो आपका फ्लक्चुएशंस होता है, तो आपके कहीं ना कहीं सर ये वो सबसे बड़ा रीजन है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में चेंजेस का, फेजेस का, करेक्ट। तो क्या बोला, फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो भी आपकी फ्लक्चुएशंस आ रही है, आर ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द इफेक्टिव डिमांड। सिंपल सी बात है, अगर डिमांड ज्यादा होती है तो प्रोडक्शन ज्यादा होती है। बेसिक चीज, कि अगर डिमांड ज्यादा है देन हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे ताकि सप्लाई कर सकें। जब ये दोनों चीज होती है तो बल्ले बल्ले होता है, डिमांड ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, इनकम ज्यादा, बढ़िया, और क्या चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला कि भाई जब हायर लेवल ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन ज्यादा, मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर इनकम, मोर डिमांड, मोर प्रोडक्शन, यही चलता रहना चाहिए, राइट। जब आपका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है आपके एग्रीगेट सप्लाई से, राइट, जितनी आपकी इकोनॉमी की डिमांड है वो आपकी इकोनॉमी की सप्लाई से ज्यादा होता है, तो इन्फ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है। लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड कम है, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम है, तो डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, इनकम कम होगी, देन अगेन डिमांड कम होगी, तो वो आपका डाउनवर्ड स्पाइरल चलता जाएगा, चलता जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कह रहे दिस साइकिल स्टॉप्स, ये साइकिल आपकी स्टॉप होती है व्हेन प्राइसेस आर सो लो। जो हमने ऊपर पढ़ा, हमने ऊपर क्या पढ़ा कि सर जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन वाला साइकिल है, ये कब खत्म होता है, डिप्रेशन वाला साइकिल कब खत्म होता है, जब हमारे इनपुट के प्राइस इतने कम हो जाते हैं कि व्हेन बिजनेस, हाँ, अगेन स्टार्ट्स टू इन्वेस्ट, कि भाई बिजनेस को लगता है कि भाई लेबर सस्ते में मिल रही है, चलो दोबारा से क्या करते हैं, दोबारा से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दोबारा से प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो द साइकिल स्टॉप्स व्हेन प्राइसेस आर सो लो दैट इन्वेस्टर्स स्टार्ट बाइंग अगेन, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड में आपके फॉरेन जो आपके एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स है, उसका भी एक कंपोनेंट होता है, नेट एक्सपोर्ट्स। तो कह रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जैसे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, अगर आप सबने पढ़ा है, तो एग्रीगेट डिमांड इज जो आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर है ना। एग्रीगेट डिमांड में आपका क्या आता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जिन बच्चों ने बेटा केनेशियन थ्योरी पढ़ा है उनको पता होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ोगे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ये, तो चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 में आता है कि एग्रीगेट डिमांड में आपका क्या आता है, कि जो आपका प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसमें आपका नेट एक्सपोर्ट्स भी आता है। तो कह रहे हैं नेट फॉरेन डिमांड फॉर गुड्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, इज कंपोनेंट ऑफ एडी, कि भाई जो गुड्स आपके इंडिया में प्रोड्यूस हुए और बिके बाहर, जिनकी डिमांड बाहर है, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। कि प्रोड्यूस इंडिया में हुए लेकिन बाहर एक्चुअली में बिक रहे हैं, हाँ जी। इंपोर्ट होता है बाहर प्रोड्यूस हुए लेकिन इंडिया वाले खरीद रहे हैं, कंज्यूम इंडिया में हो रहे हैं, बिल्कुल सही। तो ज्यादा बेटर क्या होता है, एक्सपोर्ट। जब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं, बिल्कुल सही, तो इसका मतलब इंडिया में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, करेक्ट बात है। तो उस केस में आपका क्या होता है, उस केस में आपका एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होता है, उस केस में आपका सब कुछ सही होता है, एक्सपेंशन वाला फेज होता है। तो क्या बोला
कह रहे वेरिएशन इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लीड्स टू फ्लक्चुएशन। यस, ठीक है, इन्होंने ज्यादा कुछ बुक में दिया नहीं है, मैंने आपको समझा दिया। मेन पार्ट क्या है, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो एक्सपेंशन बूम बूम, एग्रीगेट डिमांड कम है तो रिसेशन डिप्रेशन, सिंपल। सेकंड पॉइंट बोलता है कि एग्रीगेट डिमांड तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, हाँ जी बिल्कुल सही, राइट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फ्लक्चुएशंस आती है। ये भी मोटा मोटा किसने बोला, कीन्स ने बोला है, एमसीक्यू आ चुका है कि फ्लक्चुएशंस इन इन्वेस्टमेंट्स, फ्लक्चुएशंस इन एग्रीगेट डिमांड, किसने बोला है, कीन्स ने बोला है, राइट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड मोस्ट वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ एडी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हम लोग जो एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करते हैं उन पे एक्सपेंडिचर करते हैं। बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है, गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करता है, करेक्ट है। गवर्नमेंट, हाँ जी, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, यस दैट इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ एडी, हाँ वो भी एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है। मोस्ट वर्ल्ड मतलब कि बिजनेस का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, सही बात है। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है तो क्यों होता है ज्यादा, सिंपल सी बात है। पहली बात यह है, जब एंटरप्रेन्योर्स को बैंक से लोन मिलता है बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पे। अगर मान लो मुझे कुछ बिजनेस करना है, ठीक है, मैं सोच रहा हूं, यस, और मुझे बैंक बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देने को तैयार है, मैं ले लूंगा, अरे दे दे देखा जाएगा तो मैं बैंक से लूंगा लोन, यस, और बिजनेस करेंगे। अच्छा, क्या करेंगे सर, बिजनेस करेंगे, एब्सोल्युटली यस, बिजनेस करेंगे, ओके नो प्रॉब्लम। तो फिर क्या होता है, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट जब आपके लो होते हैं, हाँ, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। दूसरा, जब मार्केट में कुछ बढ़िया इन्वेंशन, कुछ इनोवेशन आता है और आपको लगता है कि भाई इसका बिजनेस करना चाहिए, जैसे भाई मुझे क्या लगता है कि जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहा है, हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए सर, हमें उसकी बैटरी का बिजनेस करना चाहिए, है ना, उसके चार्जिंग स्टेशंस का बिजनेस करना चाहिए तो सर कुछ इन्वेंशन आया है, आपको लगता है कि भाई इसमें मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं, तो बिजनेस वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है, हाँ जी इन्वेस्टमेंट करता है, सिंपल सी बात है। फिर क्या है, फिर बोलता है सर, फिर बोलता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता है तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, एक्सपेंशन। इन्वेस्टमेंट कम होगा, उसका ऑपोजिट इफेक्ट है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जो एक्चुअली में इकोनॉमी में खर्चा करता है, राइट, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। जब वो ज्यादा खर्चा करेगा तो फिर देखो गवर्नमेंट खर्चा किस पे करता है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, या नॉर्मल पब्लिक सर्विसेज जो भी है। तो गवर्नमेंट जब ज्यादा खर्चा करता है तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट आप लोगों को एम्प्लॉय करेगा, काम कैसे करवाएगा, तुमसे ही करवाएगा ना, लेबर से ही करवाएगा ना वो काम। अगर उसको रोड बनवानी है, हाईवे बनवाना है गवर्नमेंट को, तो किससे, लेबर वर्कर्स। तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है, डिमांड बढ़ती है, वो सब चीजें। लेकिन यहाँ पे आपको बस क्या बोला है, वॉर के रिस्पेक्ट में बोला है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्पेशली ड्यूरिंग एंड आफ्टर वॉर, अगर जब वॉर चल रहा होता है तो गवर्नमेंट का स्पेंडिंग वॉर की तरफ होता है और बाकी इकोनॉमी हमारी डाउनवर्ड जाती है। आफ्टर वॉर क्या होता है सर, आफ्टर वॉर गवर्नमेंट एक्चुअली पे ध्यान देती है इकोनॉमी को रिवाइव करने में, वो सब चीजें बोल रहा है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, अब ये हम पढ़कर आए हैं, जो बच्चे पढ़कर आए हैं चैप्टर नंबर 7, हाँ जी चैप्टर नंबर 8। तो चैप्टर नंबर 7 में हमारा फिजिकल पॉलिसीज, चैप्टर नंबर 8 में मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, उतना डिटेल में नहीं है, मैं फटाफट से आपको करवा दूंगा, अब समझेंगे ध्यान से, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सर एक्सपेंशनरी पॉलिसीज की, इसका मतलब क्या है कि ऐसी पॉलिसीज जिसकी वजह से इकोनॉमी में एक्सपेंशन आए, जिससे एक्सपेंशन आए, मान लो अभी इकोनॉमी थोड़ा नीचे जा रही है, लेकिन ऐसी पॉलिसी जिससे हमारी इकोनॉमी ऊपर जाए, उसको बोलते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक होती है दूसरी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, ऐसी पॉलिसीज, जैसे मान लो अगर मेरी इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, मुझे पता है गिरने वाली है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए, नहीं सर, थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। जैसे मान लो डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उतनी नहीं है, तो प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, ओके ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, यस सर सॉरी। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, दो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, एक फिजिकल एक मॉनेटरी। तो अगर 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 हम फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का रेवेन्यू। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू पॉलिसी, हाँ। तो अगर गवर्नमेंट चाहता है कि भाई इकोनॉमी बढ़े, एक्सपेंशन आए, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करता है और अपने टैक्सेस को कम करता है। रेवेन्यू मतलब टैक्सेस, हाँ जी। क्या करेगा, टैक्सेस कम करेगा, देखो टैक्सेस कम करेगा तो कंज्यूमर के पास जेब में ज्यादा पैसा बचेगा, खर्च ज्यादा करेगा, डिमांड ज्यादा करेगा, सप्लाई बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि फिजिकल पॉलिसी कौन सी होगी, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ता है और टैक्सेस कम होते हैं, तो आपका डिमांड बढ़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है और वो कोशिश करते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की।
कैसे करते हैं? इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब मान लो आप चाहते हो कि भाई मनी सप्लाई बढ़े, इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा तो पैसा आएगा आपके पास, पैसा आएगा तो खर्च करोगे, डिमांड करोगे, हाँ जी बिल्कुल सही। तो आप इंटरेस्ट रेट्स कम करते हो, आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स कम करता है तो बैंक आगे सस्ते में लोन देता है, सस्ते में लोन देता है तो मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो क्या बोला? इंटरेस्ट रेट्स कम, हाँ जी बिल्कुल सही। तो कंज्यूमर भी लोन ले लेगा आसानी से, ईएमआई पे कुछ परचेज करने के लिए, डिमांड बढ़ जाएगी। बिजनेस भी आसानी से लोन लेगा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने के लिए, हाँ जी बिल्कुल सही। तो इंटरेस्ट रेट्स कम, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी और साथ में आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, सिंपल। इसका ऑपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स। इसका मतलब क्या है कि देखो, यहां पे मेरा इन्फ्लेशन बढ़ता है थोड़ा एक्सपेंशनरी में ना, कि भाई क्योंकि मैं यहाँ पे डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, डिमांड बढ़ेगा तो थोड़ा इन्फ्लेशन तो आएगा, जो कि ठीक है। यहां पे क्या होता है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में, ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, उसको कंट्रोल करना है। तो मुझे अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, डिमांड को थोड़ा सा कम करना है, सिंपल सी बात। तो फिस्कल पॉलिसी में क्या होगा, गवर्नमेंट एक्चुअली में अपना खर्चा कम करेगा, गवर्नमेंट खर्चा कम करेगा, एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट करेगा, इनकम थोड़ी कम होगी, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। टैक्सेस को थोड़ा इंक्रीज करेगा तो आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी, सिंपल सी बात है। एग्रीगेट डिमांड कम, इकोनॉमी स्लोज डाउन, हाँ बिल्कुल सही। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो आगे भी आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, तो मैं कम लोन लूंगा, बिजनेस भी कम लोन लेगा, अपने आप इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, सिंपल सिंपल, ठीक है। फिर बात करता है मनी सप्लाई की, एग्जैक्टली जो हमने ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा वही बात है, लेकिन ये मनी सप्लाई का पॉइंट किसने दिया है? हॉटरी ने। अब मैंने आपको क्लास में याद किस तरीके से कराया था, पता नहीं आपको याद है नहीं है, राइट? पेड़ों का, अरे पैसों का पेड़, हॉटरी वाला, ठीक है। या एक एक तरीका और था, मनी सप्लाई मतलब मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी हॉटरी, सिंपल सी बात है। हॉटरी पॉलिसी ने क्या बोला, हॉटरी ने क्या बोला कि भाई ट्रेड साइकिल इज अ प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। इसका मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा होगा, मतलब मनी का सप्लाई होगा, ये सर पैसा होगा तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा। पैसा नहीं होगा तो डिमांड नहीं करेंगे, तो सारा का सारा खेल पैसों का है, ठीक है। कह रहा है अनप्लैंड चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ मनी, जब मनी का जो सप्लाई है वो अनप्लैंड हो जाता है, मतलब सर कि अनएक्सपेक्टेड होता है, एकदम से बढ़ गया, एकदम से कम हो गया, तब दिक्कत होती है। जब एकदम से मनी का सप्लाई बढ़ता है तो ऑब्वियस ही बात है, एकदम से, जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में ज्यादा आ जाती है तो एकदम से इकोनॉमी का मनी का सप्लाई बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा आता है, पैसा आता है तो वो डिमांड ज्यादा करते हैं, डिमांड ज्यादा करते हैं, सप्लाई उतनी तेजी से नहीं हो पाती, और यही रीजन है कि आपका इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, एक्सपेंशन आता है, बिल्कुल सही। फिर अगर मनी का सप्लाई एकदम से कम हो जाए, एकदम से क्या हो जाए, कम हो जाए, अच्छा ठीक है, इनकम कम हो गई, मनी का सप्लाई कम हो गया, इससे क्या होगा, रिसेशन आएगा, सिंपल सी बात है। फिर कहता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, पी यहाँ पे साइलेंट है, इकोनॉमिस्ट का नाम पी से है ठीक है, पीगू। आई एम श्योर आपको पी से एक ही नाम पता होगा, इकोनॉमी का, इकोनॉमिस्ट का, पीगू, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, कह रहा है बिजनेस एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन एंटीसिपेशन। अगर बिजनेस मतलब एंटरप्रेन्योर्स को लगता है, ये एंटीसिपेट करते हैं, उनकी साइकोलॉजी बोलती है, उनको अगर इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है, वो ऑप्टिमिस्टिक है, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। सारा का सारा खेल कॉन्फिडेंस का, कॉन्फिडेंस नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ऑप्टिमिज्म है सर, ऑप्टिमिस्टिक है वो इकोनॉमी को लेके, उनको लगता है कि भाई इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपने आप सप्लाई, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिमांड बढ़ेगा। तो क्या बोला, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, हाँ जी, तो एक्सपेंशन आ जाएगा। लेकिन अगर पैसिमिस्टिक हो गए थे, जैसे कॉन्ट्रैक्शन में हो गए थे, उनको लगता है कि अब अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं, राइट, तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम जनरेट होगी, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, रिसेशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर कुछ थ्योरीज आपको दी गई थी यहाँ पे, हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पे दो लोग थे, ध्यान रखना, कौन थे, शम्पीटर। जितना इनका इनोवेटिव नाम है उतनी थ्योरी इनोवेटिव है, इनकी थ्योरी का नाम इनोवेटिव है। इनोवेशन थ्योरी, इनोवेशन थ्योरी, इनका मानना यह था कि ट्रेड साइकिल जो होती है, यस दैट्स अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशन। अगर आपकी इकोनॉमी में इनोवेशन होता रहेगा तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, इन्वेस्टमेंट करता रहेगा, तो बस अभी हम पढ़कर आए क्या होता है। तो सारा खेल इनोवेशन का है, किसने बोला, शम्पीटर। नाम ध्यान रखना, कॉब वेब, इनका नाम मैंने बहुत क्रिएटिव तरीके से आपको याद करवाया था कि देखो देखो, ए दरवाजे पे कोई जाला वाला तो नहीं लग रहा, याद आया ठीक है। कॉब वेब थ्योरी, हाँ जी, वेब, वेब की जहां पे बात आती है वहां पे डोर आता है, कलडोर, हाँ जी, निकोलस कलडोर, सिंपल सी बात है। तो कॉब वेब थ्योरी, निकोलस कलडोर, एग्जैक्टली। अब ये क्या बोलता है, कह रहे आज के जो प्राइसेस चल रहे होते हैं गुड्स के, हाँ जी, वो फ्यूचर के, एक्चुअली में फ्यूचर में जो आउटपुट होने वाला है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं।
नहीं समझे, इधर आओ। मान लो 2021-22 में क्या हुआ, 2021-22 में सर बारिश उतनी अच्छी नहीं हुई, मतलब फसल उतनी अच्छी नहीं आई, तो जो आपके अनियन के प्राइसेस थे वो 100 रुपीज पर केजी हो गए, क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई तो इतनी हुई नहीं, तो प्राइस हो गए 100 रुपए पर केजी। तो फार्मर्स को अनियन में प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उनको लगा यार ऑनियन हमने 100 रुपए किलो बेचा है, फॉर एग्जाम्पल, यस। तो अगले साल वो क्या करते हैं, जो बाकी वो चीजें ग्रो करते थे, मान लो अनियन के साथ साथ पोटैटो, टमाटो, कुछ भी, उन्होंने पोटैटो टमाटो को तो कम कर दिया, पोटैटो टमाटो की प्रोडक्शन को कम कर दिया, अनियन उगाए, प्याज उगाया, क्योंकि प्याज पिछली बार ज्यादा महंगे बिके थे। अब क्या हुआ, अनियन की सर सप्लाई तो ज्यादा हो गई, डिमांड तो उतनी है, इस बार प्राइस कम हो गए। तो हुआ क्या सर, हुआ ये कि जो आपके प्राइसेस थे, हाँ, इसने फ्यूचर की प्रोडक्शन को इफेक्ट किया। देखो क्या बोलता है, कह रहा बिजनेस साइकिल्स रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रेजेंट प्राइसेस, आज जो प्राइसेस है दे इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट एट सम फ्यूचर डेट। बस इसको इतना ही ध्यान रखना, इसके बहुत अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, कॉबवेब, ठीक है। ये थे हमारे इंटरनल कॉजेस। अब बात आती है एक्सटर्नल कॉजेस की। सर एक्सटर्नल कॉजेस मतलब जो कहीं ना कहीं हमारे कंट्रोल में नहीं है, वॉर, जंग, अच्छा ठीक है। तो कह रहा है ड्यूरिंग वॉर, जब वॉर चल रहा होता है तो इकोनॉमी के मेजॉरिटी ऑफ रिसोर्सेज जो है वो वॉर में एम्प्लॉयड होते हैं। अब वेपन्स, एम्यूनिशन, है ना भाई, जंग भी तो लड़नी है, तो वहीं पे लगाओगे ना पैसा, बिल्कुल। तो वॉर गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ती है, उस टाइम पे कंज्यूमर गुड्स, बाकी मशीन वगैरह, उनका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, तो बाकी इकोनॉमी तो रिसेशन में रहती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल कंज्यूमर गुड्स काफी कम हो जाता है, इनकम, प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन पोस्ट पोस्ट वॉर क्या होता है, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। अब जो गवर्नमेंट है वो ध्यान देती है आपकी इकोनॉमी में, अब वो क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देगी, जो डैमेजेस हुए उनको ध्यान देगी, राइट। अब बनेंगे आपके स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कंपनीज, बिल्डिंग, डैम्स, वो सब चीजें। तो आफ्टर वॉर आपके घर, हाउसेस, रोड्स, ब्रिजेस, ये बिल्ड होंगे। अगर ये बिल्ड होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम, इनकम तो डिमांड, डिमांड तो सप्लाई, प्रोडक्शन, सब कुछ होगा, एक्सपेंशन में आ जाएंगे, ठीक है। फिर कहते हैं टेक्नोलॉजी शॉक्स। कई बार ऐसा होता है कि भाई इकोनॉमी में जो टेक्नोलॉजी होती है ना, हाँ, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। तो करंट, जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी है, ये सर यस, वो मान लो आउटडेट हो गई, अब न्यू टेक्नोलॉजी आई है, तो बिजनेसेस को न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ता है। एआई आ गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या हो गया, एआई वगैरह आ गया, जो भी आ गया, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। अब कहीं ना कहीं सर, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, इनकम वगैरह बढ़ेगी। तो क्या बोला, कह रहे ग्रोइंग न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। सर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे अगर हमने बात करी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी लोग अब बहुत पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। अब बात समझ रहे हो, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, करेक्ट बात है। जैसे मोबाइल फोन्स वगैरह आए, हाँ जी, द टेलीकॉम इंडस्ट्री अंडरवेंट अ बूम। पहले मोबाइल फोन्स नहीं थे, इतने नहीं थे, हाँ, वो लैंडलाइन वगैरह ही होते, जो भी होते थे, राइट, ठीक है। मोबाइल फोन्स आए तो लोगों ने मोबाइल फोन्स में अब इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, ऐसे बहुत चीजें होती है। अब क्या होता है, नई नई चीजें आना स्टार्ट हो जाती है ना, ठीक है। आप ये मत सोचो कि सर पुरानी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो वहां एम्प्लॉयमेंट कम, नहीं, न्यू न्यू चीजें आती है तो उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, वहां ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, क्रिएटिव क्रिएटिव चीजें आती है। अच्छा देखो, फिर कहता है नेचुरल फैक्टर्स, हो। अब ये जो मेन पॉइंट है वो किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, अग्रेरियन, हाँ जी। लेकिन एग्रीकल्चर सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है ना, वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए इनपुट होता है। आप तो बात समझ ही होगी, राइट, ठीक है। जितनी भी आपकी फूड इंडस्ट्री है, कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्री वगैरह हो गई, तो उनके लिए इनपुट होता है। तो भाई अगर एग्रीकल्चर आउटपुट आपका प्रॉपर नहीं हुआ तो उनको भी बहुत इफेक्ट होता है। तो क्या बोला, कह रहे वेदर साइकिल कॉज फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीकल्चर आउटपुट, एग्जैक्टली। अगर बारिश ठीक से होगी, सब कुछ ठीक से होगा, फसल सही होगी, प्रोडक्शन सही होगा, बढ़िया होगा, फार्मर्स भी पैसा कमाएंगे। जब वो पैसा कमाएंगे तो वो मशीन्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो उनके साथ क्या होता है, जो भी आपके मशीन्स, ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, हाँ, तो जो ट्रैक्टर्स वगैरह की इंडस्ट्री वो भी ग्रो करती है। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट देखें तो आप सोच सकते हो, तो क्या बोला इसने, कॉजिंग इनस्टेबिलिटी इन अग्रेरियन, अग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, जो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर है, राइट। तो क्या होगा, अगर यहाँ पे सर आपका वेदर साइकिल प्रॉपर नहीं है, बारिश सही से नहीं हो रही है, तो फिर इनस्टेबिलिटी होती है, फार्मर्स के पास पैसे नहीं आते, बिल्कुल सही बात है। इनपुट के जो फार्मर्स का आउटपुट होता है उनके अगर कॉस्ट बढ़ती है, अगर आप सिंपल सा एग्जांपल लो, आलू के प्राइस बढ़ गए, यस, तो चिप्स जो बना रहे हैं लेस कंपनियां, उनका भी तो इनपुट का कॉस्ट बढ़ गया, इनपुट का कॉस्ट बढ़ गया, वो आगे प्राइस बढ़ाएंगे, ये बात तो सही है, बात समझे। तो कह रहे जब ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, एक्सेसिव फ्लड्स हो गई, तो एग्रीकल्चर का आउटपुट कम हो गया। अब क्या होगा सर, फार्मर्स की इनकम कम हो जाएगी, जब फार्मर्स की इनकम कम होगी तो वो जो इंडस्ट्रियल गुड्स परचेज करते थे, वो कुछ भी हो, जितने भी उनके टूल्स वगैरह होते हैं, या जो भी उनकी मशीन्स होती है आजकल,
होती है ना, ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स कम हो गए, हाँ जी, तो वहां पे आपका रिसेशन आ जाएगा। बात तो सही है, राइट। उसके साथ साथ आउटपुट के प्राइस बढ़ेंगे, जो आपके एग्रीकल्चर आउटपुट है, जैसे आलू प्याज टमाटर की मैंने बात करी। अब बेटा जितनी भी आपके रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपकी क्या है सर, जो एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर आउटपुट उनका इनपुट होता है। तो जब आउटपुट एग्रीकल्चर आउटपुट का प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेगी। समझिए ना बात, कि भाई अगर मान लो, अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं सर, कोई जूस हो गया। अब जूस में अगर आप फ्रूट्स यूज कर रहे हो तो फ्रूट्स के प्राइस बढ़ेंगे तो जूस का प्राइस भी बढ़ेगा, तो जूस का कॉस्ट बढ़ेगा ना। ये आलू प्याज टमाटर, तो आप जो रेस्टोरेंट है आपका, वहां पे आपकी कॉस्ट बढ़ रही है ना। करेक्ट बात, सिंपल सी बात है, ठीक। पॉपुलेशन ग्रोथ, ओ माय गॉड, स्पेसिफिकली फॉर इंडिया ठीक है। क्या बोलता है, कह रहे अगर पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो आपके जीडीपी के ग्रोथ रेट से, आपकी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से ज्यादा है। पॉपुलेशन हर साल ग्रो कर रही है 10% से, इकोनॉमी ग्रो कर रही है 5% से, वाट लग जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि मान लो अगर एक फैमिली में 2 लोग हैं, ये सर, ठीक है, इन 2 लोगों के लिए अगर वो इनकम कमा रहे हैं 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए, तो 50-50 रुपए मान लो खा लेते हैं, ठीक है, या थोड़ी बहुत सेविंग्स कर लेते हैं, यस। अब अगर ये 2 के 4 हो गए ठीक है, इनकम हुई है इनकी 150, यस, तो अब क्या होगा सर, ऑब्वियस ही बात है ना कि खर्चे बढ़े हैं, खर्चा 4 बंदों का है, लेकिन इनकम तो अब ज्यादा नहीं बढ़ी है, ज्यादा नहीं बढ़ी है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेविंग्स कम होगी, हाँ जी, सेविंग्स कम होगी, तो इसका मतलब क्या है, देखो, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, याद आ रहा है, सेविंग्स कम होगी तो बैंक में डिपॉजिट्स कम जाएंगे, बैंक में डिपॉजिट्स कम जाएंगे तो बैंक आगे लोन कम दे पाएगा, क्रेडिट मनी मैंने आपको पढ़ाया था, वो सब चीजें, तो वही बोल रहा है, सिंपल सा पॉइंट है। पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज्यादा है आपके इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से, तो लेस सेविंग इन द इकोनॉमी, सेविंग्स कम होती है तो इन्वेस्टमेंट्स कम होती है, इन्वेस्टमेंट्स कम होगी तो बैंक बैंक जो आगे लोन देगा वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे देगा, इन्वेस्टमेंट्स कम होगी, बिजनेस लोन कम लेगा, ठीक है, बिजनेस लोन कम लेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगी, डिमांड, वो सब चीजें, ठीक है, सिंपल सिंपल, बड़ा ही सिंपल से पॉइंट थे क्या सर आपके फैक्टर्स। एक आखिरी पॉइंट बचा है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, कह रहे रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग। कह रहा है मुझे बात बताओ यार, ये क्यों जानना है, व्हाई डू यू वांट टू नो कि क्या चल रहा है बिजनेस साइकिल, क्या एक्सपेंशन चल रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, व्हाई डू यू वांट टू नो, क्यों जानना है आपको, किसी भी बिजनेस के लिए जानना जरूरी क्यों है, कह रहा बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर मान लो मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं कब स्टार्ट करना चाहूंगा, जब मेरी इकोनॉमी एक्सपेंशन में चल रही है, कॉन्ट्रैक्शन में चल रही है, ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंशन में चल रही है। भाई कॉन्ट्रैक्शन में चल रही है, मैं बेवकूफ हूं जो मैं एक्चुअली में बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कंज्यूमर के पास पैसे नहीं है, मैं बिजनेस स्टार्ट किया करूंगा, एग्जैक्टली, तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब बात समझ रहे हो, तो कह रहे नॉलेज रिगार्डिंग द बिजनेस साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू फ्रेम अप्रोप्रिएट पॉलिसीज, एग्जैक्टली। सर बिजनेस को जितनी भी पॉलिसी, जितने भी डिसीजन लेने होते हैं, वो पूरे की पूरी इकोनॉमी को देख के लेने होते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, कब करना चाहोगे, कॉन्ट्रैक्शन में, डिप्रेशन में नहीं ना, जब कंज्यूमर के पास पैसा है, कंज्यूमर डिमांड करेगा, तभी तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। एवरीबडी ये सुनो, हाँ, अगर आप प्राइसेस को इंक्रीज करने का सोच रहे हो तो कब इंक्रीज करने का सोचोगे, एक्सपेंशन में ना, कॉन्ट्रैक्शन में तो नहीं, एग्जैक्टली। तो क्या बोला इसने, जब एक्सपेंशन फेज होता है तो बिजनेस न्यू इन्वेस्टमेंट्स करता है। अब अगर फॉर एग्जांपल यस, जैसे हमने देखा था कि सर सबसे बड़ा मेन रीजन ये होता है कि सप्लायर्स को बहुत बाद में पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में आ गई है, और उसी रीजन से सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम रह जाती है ना। तो इसलिए भाई सही टाइम पे पता होना चाहिए, राइट, पता चले कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है और मैं नई फैक्ट्री चालू कर रहा हूं, मैंने नई फैक्ट्री ले ली है, मेरी फैक्ट्री बन रही है, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक्सपेंशन फेज में हम न्यू इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, राइट। रिसेशन में ऐसा कुछ नहीं करते हैं, रिसेशन में हम शांति से बैठते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते, नहीं, रिड्यूस बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि रिसेशन में क्या होता है सर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, प्रॉफिट्स कम होते हैं, क्योंकि कंज्यूमर के पास पैसा नहीं होता, ठीक है। तो डिफरेंट फेज ऑफ साइकिल रिक्वायर्स फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इनपुट, एग्जैक्टली, यूज स्पेशली लेबर एंड इनपुट। देखो बहुत सिंपल सी बात कह रहे हो, कह रहा है देखो, जब एक्सपेंशन चल रहा होता है तो आपको पता है कि इनपुट्स की डिमांड ज्यादा होगी, है ना, तो इनपुट्स के प्राइसेस भी धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आप इनपुट्स को, आपकी जो इन्वेंट्री को परचेज करने की स्ट्रैटेजी है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, कि भाई किस प्राइस पे आपको एक्चुअली में लेबर को हायर करना है। जैसे मान लो अगर आपको एम्प्लॉय हायर करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना भाई कि किस प्राइस पे हायर करने हैं, कितनी सैलरी आपको ऑफर करनी है, तो ये बहुत चीजें होती है। इनपुट्स परचेज कर रहे हो तो इनपुट्स परचेज किस प्राइस पे करने हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ साइकिल रिक्वायर्स फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ इनपुट यूज, सिंपल। तो कह रहे बिजनेस, हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, ऐसे बिजनेस जिनका फॉर्चून, जिनकी किस्मत, जिनका कहीं ना कहीं रिजल्ट
इज क्लोजली लिंक्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो वो बिजनेस ग्रो करते हैं, इकोनॉमी अगर डाउनफॉल में है तो बिजनेस भी डाउनफॉल में है, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ऐसे बिजनेस को बोलते हैं साइक्लिकल बिजनेस। अच्छा, कुछ एग्जांपल देखो, जैसे नॉर्मली इसमें एग्जांपल्स कौन से होंगे, नेसेसिटी वाले तो नहीं होंगे ना। हाँ जी बिल्कुल सही। तो क्या बोला, फैशन रिटेलर्स, अगेन ड्यूरेबल गुड्स। भाई अगर मान लो कंज्यूमर के पास पैसे नहीं है, हाँ, तो क्या जारा के कपड़े पहन के घूमूंगा मैं? नहीं ना। क्या मैं जाऊंगा जारा की शॉपिंग करने कि ठीक है इनकम कम हो रही है, ठीक है भाई स्टॉक बड़ी चीज है? नहीं, राइट सर, हम भी पैसे थोड़े सेव करके रखेंगे। तो फैशन रिटेलर्स, जो फैशन रिटेलर्स है, उनकी भी एक्चुअली में बिजनेस तभी बढ़ता है जब इकोनॉमी एक्सपेंशन में होती है, जब कंज्यूमर के पास पैसा होता है तभी तो वो गुड्स की डिमांड करेंगे, राइट। इलेक्ट्रिकल व्हाइट गुड्स जिसको हम बोलते हैं, राइट, ये आपकी वॉशिंग मशीन की बात करो, टीवी की बात करो, राइट, आपके प्ले स्टेशन की बात करो, लैपटॉप फोन की बात करो, इनकी भी डिमांड, जितने ये ड्यूरेबल गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, इनकी डिमांड भी तभी बढ़ती है जब एक्चुअली में एक्सपेंशन में होता है। डिमांड कम होती है जब एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन में होते हैं, राइट। हाउस बिल्डर्स, तो भाई कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि इकोनॉमी चल रही है रिसेशन में लेकिन लोग घर बनवा रहे हैं, पैसा है नहीं ठीक है, हाँ ना। रेस्टोरेंट्स की बात करेंगे, जेब में पैसा नहीं है लेकिन चलो यार आज ताज होटल चलते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो होटल्स वगैरह की, रेस्टोरेंट्स वगैरह की जब डिमांड ज्यादा तभी होती है जब इकोनॉमी एक्सपेंशन में चल रही है। तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल दिए, बहुत से एग्जांपल दिए। तो क्या बोला कि ड्यूरिंग बूम, जब इकोनॉमी बूम पे है मतलब इकोनॉमी बढ़ रहा है, वहां पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है। ड्यूरिंग स्लम मतलब कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे डिमांड बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो कह रहे देखो, लेकिन ऐसे भी कुछ बिजनेस होते हैं, क्या होते हैं, बिजनेस होते हैं जो इकोनॉमिक डाउन टर्न में अच्छा करते हैं, मतलब इकोनॉमी नीचे है लेकिन उनके मजे हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हो, हाँ, ये वो लोग हैं बेटा जो आपके ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपी सेल करते हैं ठीक है। आप देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, हाँ, कि हमसे लीजिए प्यूमा की माइकल जॉर्डन के जूते 2,000 रुपए में, ऐसा कुछ, है ना, कि आईफोन की कॉपी 5,000 रुपए में, जो भी है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं चीपर ऑल्टरनेटिव है। जो चीजें आप पहले कंज्यूम कर रहे थे उनका चीपर ऑल्टरनेटिव, जैसे फॉर एग्जांपल सर दिस जैकेट, हाँ मान लो ये जैकेट 900 रुपए की है, इतने की थी आसपास, ठीक है सर, 900 1000 रुपए की जैकेट है, यस। अब मान लो अगर इकोनॉमी डाउन टर्न में है, तो अगर मुझे ऐसी थोड़ी बहुत जैकेट मिल रही है 400 500 रुपए में, हाँ ब्रांडेड नहीं है, मैं ले लूंगा भाई, ले लूंगा ना। हाँ जी, 400 500 रुपए की जैकेट मिलेगी, मैं ले लूंगा, बिल्कुल सही बात है। तो जो गुड्स आपके चीपर ऑल्टरनेटिव होते हैं लोग वहां पे मूव करते हैं। जैसे अगर हम दूध का एग्जांपल लेते हैं, तो कोई अगर मान लो फुल क्रीम मिल्क होता है ना, जो महंगा आता है ना, वो अगर वो कंज्यूम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इकोनॉमी डाउन टर्न में है, इनकम कम हो रही है, तो उसका चीपर ऑल्टरनेटिव क्या है, डबल टोन परचेस करेंगे, सिंपल सी बात। तो डबल टोन तो अच्छा करेगा, हाँ। सर प्रोडक्ट्स विच प्रोवाइड गुड वैल्यू फॉर मनी, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें आपको गुड वैल्यू मिलता है कि 500 रुपए में मेरे को ये गर्म रखेगा, हाँ बहुत बढ़िया। ब्रांड गया तेल लेने, आप बात समझ रहे हो, यस सुनो, ठीक है। कह रहे फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यू बिजनेस, हाँ सर न्यू बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाँ जी बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि भाई न्यू बिजनेस जब एंट्री मार रहा है तो मेक श्योर कि आप सही टाइम पे एंट्री मार रहे हो। एंट्री इनटू द मार्केट, एग्जैक्टली, कि भाई जब एक्सपेंशन में है तब एंट्री मारो ना, कॉन्ट्रैक्शन में तो लोग ही नहीं है, इनकम ही नहीं है। न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, कब लॉन्च करना है, थिंक अबाउट इट कि इकोनॉमी में डिमांड है या नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ हाँ चैप्टर खत्म। अरे इट्स अ वेरी गुड चैप्टर, मुझे पढ़ाने में मजा आता है और 4 5 नंबर आपके इससे पक्के हो जाते हैं। ओके एवरीबॉडी, आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आई होगी, राइट। आई थिंक हमने कुछ 1 hour 10 15 मिनट्स में इसको खत्म किया है। दैट्स अ फैंटास्टिक जॉब एवरीबॉडी, यस। ओके